Hello guys, a very good morning to all of you. I hope you all well. तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि करिकुलम डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। ग्रास रूट मॉडल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिल्डा टाबा मॉडल। ठीक है, इन दो नाम से तो आप इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा। और बीएड में बहुत सी जगह पर ये ग्रास रूट के ही नाम से जाना जाता है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये अप्रोच डिपेंड करती है हिल्डा टाबा मॉडल से रिलेट करती है। ओके, और ग्रास रूट की जो अप्रोच है वही मतलब पूरी की पूरी बेस्ड है। मतलब ये भी बोल सकते हैं हिल्डा टाबा मॉडल जो है वो बेस किस पर है, ग्रास रूट मॉडल पर। ग्रास रूट का मीनिंग आप समझ सकते हैं कि क्या है, तो आप उसके आगे हिल्डा टाबा के स्टेप्स समझ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है आपको। करिकुलम इज डेवलप्ड बाय द पीपल हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व विद इट। फर्स्ट इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो मतलब किसके, करिकुलम जो डेवलप्ड है बन चुका है वो किसके द्वारा है, जो पीपल जो लोग वास्तविक रूप से इन्वॉल्व होते हैं उनके द्वारा है। ठीक है, सेकंड देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टीचर स्टूडेंट एंड मेजर स्टेक होल्डर आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द ग्रास रूट मॉडल। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। टीचर इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम को कैसे समझेगा, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो मेन तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ही आ रही है, वो कैसे समझ पाएंगे। थर्ड क्या है, मेजर स्टेक होल्डर, जो हमारा स्कूल का प्रशासन समझ लीजिए या फिर निरीक्षण जो करते हैं उनको समझ लीजिए, या किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट समझ लीजिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, तब जाके उसकी ज़मीनी हकीकत के बारे में हम जान पाएंगे। थर्ड देखिए, हिल्डा टाबा मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द ग्रास रूट अप्रोच ऑफ करिकुलम। इसी अप्रोच पर हिल्डा टाबा बेस्ड है। ठीक है, जो अभी आप हिल्डा टाबा से ही रिलेटेड 7 स्टेप्स पढ़ेंगे तो वो सारे स्टेप्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो शुरू हो रहे हैं ग्रास रूट मॉडल से। ऑलराइट, फोर्थ के डिसीजन मेकिंग अप्रोच इज डिसेंट्रलाइज्ड, मीन्स डिसीजन मेकिंग वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉट डन बाय हाई अथॉरिटीज़ ओनली। इसको हम आगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। आगे पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ ग्रास रूट मॉडल, मीनिंग क्या है, जो भी बच्चे की प्रॉब्लम है, जो भी पढ़ाई में आ रही प्रॉब्लम है, जो भी सिलेबस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि करिकुलम जब हम बनाते हैं तो हम ये जानना चाह रहे होते हैं कि वहाँ पर वास्तविक रूप से मुख्य कारण क्या है जिसमें बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट उन्हें नहीं मिल रहा है, या किस तरीके की टीचर की अप्रोच नहीं मिल रही, या कहाँ पर सिलेबस डम पड़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारी बेसिक परेशानियाँ हैं, जो बहुत बेसिक कठिनाइयाँ हैं, उनको हम किस तरीके से पहचानेंगे और उनको हम दूर करने का जो प्रयास करेंगे, ये जो प्रयास होगा वो होता है हमारा ज़मीनी प्रतिमान। ठीक है, यही होता है मीनिंग ग्रास रूट मॉडल का। अभी आप यहाँ से देखिए कि ये कठिनाइयाँ, अभी पिछली स्लाइड में ही हमने देखा था कि तीन चीज़ें हैं। ठीक है, मेजर स्टेक होल्डर, टीचर, स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, विद्यालय का जो शिक्षण अधिगम है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लेकर मूल्यांकित की जा सकती है। मतलब यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें कंफर्म बताएंगी कि एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम क्या है, और सॉल्यूशन भी यही निकालेंगी। इस प्रतिमान के माध्यम से समस्या के मूल कारण को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। यह समस्या के मूल कारण की परिकल्पना करता है, इससे समस्या के मूल तत्व तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसी कारण इसे ज़मीनी प्रतिमान कहते हैं। जब हम बेसिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो कहाँ जाएंगे, हम सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर जाएंगे। ठीक है, हम जड़ को देखेंगे कि एक्चुअली कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रास रूट मॉडल क्या है। हिल्डा टाबा सीखने के इस मॉडल के विकास करता है। हिल्डा टाबा ने ही इसको डेवलप किया है। टाबा का मानना था कि पाठ्यचर्या के निर्माण में एक निश्चित तार्किक और क्रमबद्ध क्रम होना चाहिए। मतलब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से बनेगा, एक तो आपका लॉजिकल व्यू होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा क्या है, सीक्वेंशियल ऑर्डर। मतलब कि आप एक सीक्वेंस से चलेंगे तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बच्चा रो रहा है और उसके पास हिंदी की बुक उसके बैग में नहीं है। ठीक है, टीचर आया, उसने देखा कि प्रॉब्लम कहाँ है, रो क्यों रहा है और वो बता नहीं पा रहा है।
ठीक, थोड़े टाइम बाद अटक अटक के वो कुछ बोलने का प्रयास करता है लेकिन फिर भी प्रॉपरली नहीं बता रहा है। तो टीचर उसका बैग समझता है कि उसके बैग में कुछ नहीं है या कुछ भी ऐसा जो नहीं देख पा रहा, तो इस वजह से वो रो रहा है। तो धीरे धीरे हम स्टेप बाइज स्टेप पहुंचते हैं कि उस बच्चे के पास बुक नहीं है और हिंदी का क्या चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, तो इस वजह से वो बच्चा रो रहा है। तो धीरे धीरे वन बाय वन हम एक स्टेप टू स्टेप क्रॉस करते हुए ही एक फाइनल, एक इनिशियल स्टेज को पा पाते हैं कि हाँ प्रॉब्लम यहाँ थी। ठीक है, उस बच्चे की ज़मीनी प्रॉब्लम क्या थी कि उसके पास बुक नहीं थी। इसी तरीके से ग्रास रूट भी बनेगा एक सीक्वेंशियल वे में। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखिए वर्ड डाउन टॉप मॉडल, मतलब ये समझिए इस मॉडल को हमने हिल्डा टाबा के नाम से जाना, ग्रास रूट मॉडल के नाम से जाना, और थर्ड नेम क्या है इसका, डाउन टॉप मॉडल। डाउन टॉप मॉडल से ये आप समझ सकते हैं जब हम बिल्कुल निचले स्तर से एकदम अपर लेवल पर पहुंचते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस किस में चलेगा, ग्रास रूट में, कि हम बिल्कुल डाउन से स्टार्ट करके टॉप पर पहुंच रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। टाबा के ज़मीनी स्तर के मॉडल में नीचे सूचीबद्ध 7 चरण हैं जो शिक्षकों के लिए एक प्रमुख भूमिका की वकालत करते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, अब आपको प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं, आप कैसे कैसे डायग्नोज करेंगे, किस किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स मेंटेन करेंगे, कैसे कैसे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसके इन्होंने 7 स्टेप्स दिए, वो आगे हैं। अब यहाँ पर आप पीपीटी में ये एक पिक देख रहे हैं। सबसे पहला है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, आपकी ज़रूरत क्या है, मतलब आप यहीं से समझते चलिए इसको कि क्या है, फिर इसमें हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। पहला क्या है कि डायग्नोसिस ऑफ नीड, फर्स्ट क्या है हमारा, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, मतलब हम पहले तो ये देख लें कि हमारी आवश्यकता क्या है। सबसे पहला स्टेप कि हमारी क्या आवश्यकता है, इसको जानेंगे। ठीक, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हुई चल रही हूँ। एक छोटे बच्चे को क्या ज़रूरी है कि वो ABCD पढ़ना सीखे, उसको अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, ये हमारी आवश्यकता है। ठीक है, अब अक्षर का ज्ञान को हम फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, आज से हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हमें उसे छोटा बड़ा और ABCD 1 2 3 हमें सिखाना है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव। करेक्ट। थर्ड हमारा क्या है, सेलेक्टिंग कंटेंट, क्या होता है कि वहाँ पर हमने एक वर्णमाला की बुक ली जहाँ से हमने कंटेंट सेलेक्ट किया कि ये 1 से 1 को काउंट कर पाएगा, A फॉर एप्पल पढ़ पाएगा, छोटा से अनार पढ़ पाएगा। तो ये था हमारा कंटेंट। फोर्थ क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, की कॉन्सेप्ट, मेन आइडियाज़, फैक्ट। यहाँ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट क्या है कि A फॉर एप्पल भी हमने पढ़ाया प्लस हम A फॉर एरोप्लेन भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंटेंट को ऑर्गेनाइज वे में कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब हमने उसको 5-6 तरीके से पढ़ाया था, वहाँ पर हमने ये जाना कि बच्चे को जब हम बोल बोल कर पढ़वा रहे हैं तो उसे याद हो रहा है, लेकिन हम जब लिख कर करवा रहे हैं तो वो बच्चा उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक्सपीरियंस लिया कि बच्चा कौन सी चीज़ से एक्सपीरियंस, मतलब कौन सी चीज़ से लर्न कर पा रहा है। तो वो था हमारा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस कि हमने उसको क्या दिया और बच्चे ने क्या कैप्चर किया। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। ये अभी पहले हमने सेलेक्ट किया था, फिर उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज किया। कैसे, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमने ये जाना कि बच्चे में किस तरीके का कंटेंट कैप्चर हो रहा है। वहाँ पर क्या था, एक बौद्धिक क्षमता थी, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखना था कि बच्चे ने किस तरीके से लिया। तो ये था ऑर्गेनाइजिंग वे। नेक्स्ट क्या है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ फॉर अफेक्टिव डेवलपमेंट, मतलब हमने कुछ ऐसे स्टेप्स अपनाए जहाँ पर बच्चे ने बहुत जल्दी कैप्चर किया और उसको वो स्टेप या वो तरीका बहुत जल्दी अफेक्ट कर गया। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें हुई। लास्ट में हमने कर दिया इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किया कि हाँ इस बच्चे ने इस तरीके से पढ़ाई की है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पिक बनी है किस वे में है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इसी तरीके से 7 स्टेप्स में हमारी पूरी हिल्डा टाबा मॉडल कंप्लीट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट जैसे मैंने आपको समझाया एक एग्जांपल से, उसी की आपको यहाँ पर क्या मिल रही है, पूरी थ्योरी। डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड, मतलब जो सीख रहा है उसकी एक्चुअली आवश्यकता क्या है, इसे हमें समझना है। ठीक, शिक्षक जो पाठ्यचर्या निर्माता भी है
उन छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान करके प्रक्रिया शुरू करता है जिनके लिए पाठ्यचर्या की योजना बनाई जाती है। उदाहरण के लिए अधिकांश छात्र गंभीर रूप से सोचने में असमर्थ है। अब यहाँ पर क्या है, हर बच्चा एक तरीके से नहीं समझ सकता, हर बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पर हम डायग्नोसिस ऑफ नीड्स में इस तरीके की चीज़ कंप्लीट करते हैं, इस तरीके की चीज़ बनाते हैं कि हर एक बच्चा नॉर्मल तरीके से उस चीज़ को समझ पाए। हर बच्चे की नीड अलग अलग है, तो हम उस नीड को किस तरह से फोकस्ड वे में लेकर आएंगे उस करिकुलम डेवलपमेंट में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ लीजिए कि सबसे पहली चीज़ आवश्यकता है हमारी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर द टीचर हैज़ आइडेंटिफाइड द नीड्स ऑफ लर्नर्स। मतलब जब उसने ये देख लिया कि एक्चुअली लर्नर्स की नीड क्या है, दैट रिक्वायर अटेंशन, ही और शी स्पेसिफिक द ऑब्जेक्टिव्स बाय विच नीड्स विल बी फुलफिल्ड। अब उसके बाद उसको इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स मिलने हैं कि जिससे उस नीड की पूर्ति हो सके। जैसे मैंने अभी पिछला जो एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि वहाँ पर बच्चे को रिक्वायरमेंट थी नंबर सीखने की, अल्फ़ाबेट सीखने की, तो वहाँ पर क्या मिली उसे, क्या मिला, ऑब्जेक्टिव, कि यहाँ पर बच्चे को अल्फ़ाबेट सीखना है। किस तरीके से सीखेगा वो हम ये जानेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या चीज़ हो जाती है, जब हमने फॉर्मुलेट कर लिया ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। ठीक, ऑब्जेक्टिव जब हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो हम आगे की चीज़ें बहुत इजीली कर ले जाते हैं। इन स्टेप्स को आप समझ के लिखेंगे तो आप बहुत नॉर्मल तरीके से समझ पाएंगे, है ना। अभी बीएड से रिलेट करके अगर इसको हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या है, हमारी नीड क्या है, हमें जॉब पाना। जॉब पाने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव बन गया हमें टीचर बनना है। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो गया हमारा टीचर बनना है। तो इस ऑब्जेक्टिव पर हम किस तरीके से आगे वर्क करेंगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पर जाएं कि आपकी ज़रूरत थी जॉब, सेकंड आपको ऑब्जेक्टिव मिला टीचर बनना। अब हम यहाँ पर कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कंटेंट के अलावा हम यहाँ कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमने बीएड कर लिया। ठीक है, तो इसकी बात हो गई। द ऑब्जेक्टिव सेलेक्टेड और क्रिएटेड सजेस्ट द सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट ऑफ द करिकुलम, कि हमने वहाँ पर एक सब्जेक्ट का मैटर क्या किया, कलेक्ट किया, कंटेंट ऑफ द करिकुलम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स की नीड को फुलफिल करने के लिए। क्लियर है, यहाँ पर क्या होता है, ये न केवल उद्देश्यों और सामग्री का मिलान होना चाहिए बल्कि चुनी हुई सामग्री की वैधता और महत्व को भी निर्धारित करने की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पर जो भी आपने कंटेंट सेलेक्ट किया वो प्रासंगिक होना चाहिए, मतलब वो आपके लिए यूज़फुल होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी चूज़ कर लिया। जैसे आपको टीचर बनना है, आपको जॉब चाहिए थी, आपने टीचर का प्रोफेशन चूज़ किया, वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। थर्ड क्या है, आपने बीएड कम सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या, अगर आपने बीएड सेलेक्ट किया है तो आप उसके साथ उसको इम्पोर्टेंस दे पा रहे हो कि नहीं, आप एक्चुअली पढ़ भी पा रहे हो कि नहीं, ये एक चीज़ यहाँ पर मैटर करेगी। फोर्थ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। अब आपने बीएड सेलेक्ट कर लिया, अब आप इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे। मतलब आपके पास तीन चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़िए। एक शिक्षक केवल सामग्री का चयन नहीं कर सकता बल्कि शिक्षार्थियों की परिपक्वता, उनकी शैक्षणिक उपलब्धि और उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। मतलब अब यहाँ पर सिर्फ आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं बीएड करते हुए, तो वहाँ पर क्या है, आपका इंटरेस्ट एक्चुअली है भी टीचिंग में कि नहीं, तो आप वो चीज़ ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है, आपके पास बीएड की करने की कोई क्वालिफ़िकेशन है भी कि नहीं, आप उतने मैच्योर हो कि नहीं, तो यहाँ पर क्या करेगा टीचर, इतनी सारी चीज़ों को क्या करता है, ध्यान में रखता है। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर टीचर इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रख रहा है। ठीक, एक शिक्षक केवल सामग्री का चयन नहीं कर सकता, मतलब आप सिर्फ कंटेंट को नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, वही नहीं सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि हाउ मैच्योर यू आर एंड हाउ कैपेबल यू आर। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है कि नहीं, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, तब जा कर के एक सीक्वेंस में एक अरेंजमेंट क्रिएट होता है। क्लियर। फिफ्थ देखिए, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जो आपको कंटेंट मिला, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, तो उसके बाद क्या है, सामग्री को छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें सामग्री के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, आपको कंटेंट मिला, आपको सिलेबस मिल गया, आपको बुक्स मिल गई,
अब जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है अगर वो आपसे रिलेट नहीं किया जाएगा तो आप उस तरीके को बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर सकते, आप उस कंटेंट को अपनी लाइफ में नहीं उतार सकते। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। इस बिंदु पर शिक्षक को उचित निर्देशात्मक पद्धति का चयन करना चाहिए जो छात्रों को सामग्री के साथ शामिल करे। मतलब जो आपका कंटेंट है वहाँ पर स्टूडेंट का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर डायरेक्शन जो आपको मिल रही है और वहाँ पर आपने उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर करता है कि सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, सिक्स्थ देखिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या है, जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। सीखने की गतिविधियों को सामग्री अनुक्रम और शिक्षार्थियों की विशेषताओं दोनों के आधार पर एक क्रम में आयोजित किया जाना चाहिए। शिक्षक को उन छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए जो वह पढ़ा रहे होंगे। मतलब जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है अगर उससे हम थोड़ा भी हटकर चले जाते हैं तो वो टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। जब तक हम उस पर ही रहेंगे तब जा कर के पूरा टॉपिक कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीखने की गतिविधियाँ हैं, जो हमारा कंटेंट है वो उसी अनुक्रम में होना चाहिए। ठीक, शिक्षार्थियों की जो विशेषताएं हैं वो उसी क्रम में होनी चाहिए, ना कि अलग पैटर्न पर होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ स्टेप। लास्ट और सेवन्थ क्या है, इवैल्यूएशन। पाठ्यचर्या योजनाकार यानी शिक्षक को यह निर्धारित करना चाहिए कि किन उद्देश्यों को पूरा किया गया है। सीखने के उद्देश्य की उपलब्धि का आकलन करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने की आवश्यकता है। मतलब जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं तो उसका आकलन भी तो हमें करना है। आकलन करना है, आकलन हम किस तरीके से करेंगे कि हम कहीं ना कहीं उसका एग्ज़ाम लेंगे तभी जा कर के हम उसका क्या कर पाते हैं, मूल्यांकन। तो लास्ट हमारा क्या रहता है, इवैल्यूएशन। ठीक है, अभी देखिए स्ट्रेंथ ऑफ यूजिंग द टाबा मॉडल क्या है। दिस मॉडल टैप्स इनटू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा हायर थिंकिंग स्किल्स की बात की जाएगी। बिल्ड्स comprehension skills such as inference, synthesize and summarizing। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अभी आप इंग्लिश में अगर नहीं देख पाएंगे तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यह मॉडल उच्च क्रम सोच कौशल में टैप करता है, मतलब जो एक हायर थिंकिंग है उसमें जाएगा। फिर क्या है, अनुमान, संश्लेषण और संक्षेपण जैसे बोध कौशल का निर्माण करता है। ठीक है, ये आपको सिर्फ पूछे जाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि यूजिंग हिल्डा टाबा मॉडल। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्या, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कई सही उत्तरों वाले प्रश्नों का पता लगाने के अवसरों के साथ फलेंगे फूलेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है, जो बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो क्या है, वहाँ पर ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि हमारा एग्जैक्ट सही आंसर क्या होगा। ठीक है, उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं तो हम उस चीज़ को किस किस तरीके से ले पाएंगे, ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पूछताछ खुली हुई है, कोई स्पष्ट या सही गलत प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए क्वेश्चन इज़ ओपन एंडेड, मतलब क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका ओपन एंडेड रहेगा। कोई मतलब राइट और रॉन्ग का रिस्पॉन्स नहीं होगा। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ में सही हैं तो आप उस चीज़ में हाँ बोलिए। अगर आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ में नहीं सही हैं, आपका ओपिनियन गलत है, तो आप उस चीज़ में ना बोल सकते हैं। ठीक है, ये ओपन एंडेड रहेगा। नेक्स्ट क्या है, जब एक साथ समूहबद्ध किया जाता है, मतलब आपको ग्रुप में रखा जाता है, तो छात्र बोलने और सुनने का कौशल विकसित करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर क्या है, टीम वर्किंग आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, आप किस तरीके से एक साथ वर्क कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सामान्यीकरण किए जाने से पहले और बाद में स्वस्थ कक्षा चर्चाओं का अवसर प्रदान करता है। मतलब आपको एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर आप परीक्षा पर या किसी भी टॉपिक पर आप ठीक से चर्चा कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये हो जाती है हिल्डा टाबा मॉडल की स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग द टाबा मॉडल। अब यहाँ लिमिटेशंस क्या हो जाती हैं, कुछ छात्रों के लिए मॉडल के खुले सिरे वाले पहलू को संभालना कठिन हो सकता है। जो ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं वो वही बच्चा दे सकता है जिसके पास नॉलेज हो। तो यहाँ पर हर स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, स्पष्ट दिशा के बिना शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के मार्ग के लिए प्रश्नों की योजना बनाना और उन्हें तैयार करना कठिन हो सकता है। मतलब जब आपकी डायरेक्शन ही नहीं क्लियर होगी तो आप किस तरीके से प्लान करोगे चीज़ें, किस तरीके से प्रिपेयर करोगे कि हम इस तरीके से इस रास्ते पर चल के स्टूडेंट को ये चीज़ दिलवा सकें। ठीक है, तो आपका डायरेक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए
तो बिना टीचर के डायरेक्शन के स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने एक पथ पर क्लियर तरीके से चल पाना। नेक्स्ट क्या है, सभी विषयों के लिए या कम से कम कुछ प्रकार के ग्रंथों के लिए अनुकूलित करना कठिन है। मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए आप बिल्कुल ईजी हो जाओ ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जिस बच्चे को इंग्लिश बहुत अच्छी समझ में आती हो तो दूसरे बच्चे को भी समझ में आ रही हो, ठीक। तो ये एक चीज़ हो गई लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग द टाबा मॉडल। अब ये हिल्डा टाबा से मिलते हैं, देखिए कितनी खूबसूरत सी हैं ये, कितनी स्मार्ट सी, बहुत ही नाइस पर्सनालिटी लगती हैं ये देखने में भी, और एक्चुअली इनका वर्क भी बहुत ही बढ़िया रहा है। मतलब कितनी प्यारी स्माइल इनकी, देखिए कितनी पीसफुल एनर्जी के साथ, और कितना बड़ा इन्होंने वर्क कंप्लीट किया है। ओके, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिल्डा टाबा 7 दिसंबर 1902 में जन्म लिया इन्होंने, और 6 जुलाई 1967 में ये एक्सपायर कर गई। शी वॉज एन आर्किटेक्ट, मतलब समझिए कि ये आर्किटेक्ट थी। तब इन्होंने करिकुलम थ्योरिस्ट थी, करिकुलम रिफॉर्मर थी, एंड अ टीचर एजुकेटर, इतनी सारी चीज़ें थी। शी रोट्स मैनी बुक्स स्पेशली इन एजुकेशन, एजुकेशन में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। अब देखिए, टाबा कॉन्ट्रीब्यूट टू द theoretical and pedagogical foundation of concept development and critical thinking in social studies curriculum and help to lay the foundation of education। मतलब एजुकेशन में ही इन्होंने क्या रखी है, शिक्षा की नींव रखने की मदद की कि क्या एक्चुअली बेसिक होना चाहिए, क्या करिकुलम में होना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, इस चीज़ को इन्होंने रखा है, ठीक है। अब इन्होंने शी ऑल्सो क्रिएटेड अ मल्टीपर्पज़ टीचिंग मॉडल दैट यूटिलाइज द यूज़ ऑफ मल्टीपल प्रोसेस, दैट इज़ लिसनिंग, ग्रुपिंग, रीग्रुपिंग, लेबलिंग। तो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं, ठीक है, कि किस किस तरीके से यहाँ पर कैसे कैसे इसके स्टेप्स बनने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने उसमें देखा कि किस किस तरीके से इसको हम एनालाइज करेंगे और कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, तब इन्होंने डाली। हर मॉडल ग्रास रूट अप्रोच इज़ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टायलर्स मॉडल। जो टायलर्स मॉडल है उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है हमारा ग्रास रूट मॉडल, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच गाइज़। टॉपिक शायद थोड़ा बड़ा सा लग रहा हो, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। और अच्छा भी टॉपिक है, आप इसको अगर नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एजुकेशन में करिकुलम डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है, क्या महत्व है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पूरे वीडियो को देखिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज़, हैव अ गुड डे।